बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो हमारी क्लास है वो है IFRS 15 पर, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ रही होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें से आ रहे होते हैं। तो फोकस करना आप लोगों ने इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? IFRS 15। जब आपके पास इसमें जो ओल्ड IS थे वो 18, IS 18 था और IS 11 था, पहले हुआ करते थे 2002 से पहले। फिर उसके बाद नया जो रेवेन्यू से रिलेटेड इन्होंने IS निकाला, वो IFRS निकाला, और वो क्या है आपके पास 15। क्योंकि रेवेन्यू बेसिकली क्या है? आपकी सेल्स है। तो आप जो अपने फाइनल अकाउंट जो मैनिपुलेट कर सकते हो, या आपके फाइनल अकाउंट जो सबसे ज्यादा मैनिपुलेट हो सकते हैं, वो आपके रेवेन्यू की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो आपका मेन पार्ट होता है वो आपका रेवेन्यू होता है, आपकी सेल्स होती है। तो उससे आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर सकते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की। इस वजह से यहाँ पर स्टैंडर्ड ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिससे आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मेंशन भी कर दिया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर का फेवरेट आता है। इसमें से कुछ और भी चीजें थ्योरी में आती है, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 पॉइंट जो है वो रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, आपके पास 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं जब भी आप अपनी सेल्स या रेवेन्यू को बुक करेंगे। तो 5 स्टेप्स को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहला है आपके पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आपके पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। थर्ड आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। फिर फोर्थ आपके पास आ जाता है एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन दी कंट्रोल। एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। और फिर इसमें आपके पास आ जाता है रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कि बुक रेवेन्यू। अच्छा, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये फाइल में PDF की सूरत में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो। अच्छा, इन 5 पॉइंट्स को हम लोगों ने समझना है। अगर ये 5 पॉइंट्स हमें समझ में आ जाते हैं तो हमें स्टैंडर्ड बता रहा है, तो हम अपने रेवेन्यू को बुक कर सकते हैं और हम इस स्टैंडर्ड को समझ सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिसिंग होगा तो हमें पूरा कोई स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएगा। आगे चल के हमें काफी चीजें जो है वो मसले मसाइल करेंगी, हमसे MCQs भी सॉल्व नहीं होंगी और ना ही हमसे क्वेश्चन सॉल्व। तो ये 5 पॉइंट जो है वो आपने फोकस करके सुनना है, फोकस करके समझना है। इन 5 पॉइंट्स के अंदर क्या क्या बातें स्टैंडर्ड आपसे कहता है। ठीक है। और यही सारी चीजें फिर आपके पास MCQs के अंदर भी आ रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे आज की क्लास इन 5 पॉइंट्स के ऊपर। अगर ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं तो समझ लो कि आपके पास पूरा स्टैंडर्ड आपको समझ में आ जाएगा। फिर जस्ट हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, आपको ऑटोमेटिकली चीजें खुद ब खुद समझ में आ। तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये है कि आपने
कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज 1 आपके पास आ जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स डिफाइन होनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो आप परचेज करेंगे, डिलीवरी की टर्म्स क्या होगी, प्राइस क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। दूसरा क्या हो कि लीगल राइट होना चाहिए। जब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपके पास भी लीगल राइट हो सेल करने का, और जब आप उसको सेल कर दो तो लीगल राइट उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये आता है। थर्ड पॉइंट है प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी सेल करोगे तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि रेवेन्यू आपका तब रिकॉग्नाइज होगा जब मोर देन 50% बेनिफिट जो है, जो आपका सेकंड पार्टी होगी वो उसको एंजॉय कर रही है, तो वो आपके लिए एक रेवेन्यू है। जैसे अगर मैं आज सेल कर देता हूँ, लेट सपोज आज मैं सेल कर देता हूँ, या अगर मेरा उससे एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सेल का, लेकिन अभी उसको मैंने माल जो है वो डिलीवर नहीं किया, लीगल राइट भी मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, टर्म भी मैंने सारी की सारी डिफाइन कर दी, लेकिन प्रोडक्ट जो है अभी मेरे पास है, पोजीशन अभी मेरे पास है, अभी मैंने प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं की है, उसके पास जो है वो अभी तक प्रोडक्ट जो है वो पहुंची नहीं है, तो इसका मतलब वो उससे जो उसका जो बेनिफिट है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता, तो ये आपके लिए सेल काउंट नहीं होगा। तो जब तक प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो सेलर है मोर देन 50% जो है वो उसके पास होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि लेट सपोज प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट के अंदर आप कुछ चीजें देखते होंगे बायर के अंदर, क्या है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है भी कि उसको बाय करने की कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग क्या है, या पेमेंट टर्म्स क्या है। जैसे एग्जाम्पल लो, सपोज करो कि एक प्रॉपर्टी है हमारे पास 1 मिलियन, इसको इस तरीके से समझो, प्रॉपर्टी हमारे पास है 1 मिलियन, 10 मिलियन की प्रॉपर्टी ले लें, और उस प्रॉपर्टी को मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि एक टोकन मनी जो है वो दिया जा रहा हो, सपोज कर लो कि 2% जो है वो टोकन मनी है। अब 10 मिलियन का आई थिंक जो टोकन मनी होगा वो कितना होगा, 2 लाख होगा। उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए, और प्रॉपर्टी जो है वो मैंने उसको क्या कर दी, सेल कर दी, यानी कि उसके नाम पे क्या हो गई, बुक हो। और बाकी उसने मुझसे 3 मंथ्स का क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कर दिया कि भाई 3 महीने में आपको 98% की जो पेमेंट है वो मैं आपको पे कर दूंगा। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर अब तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, बिल्कुल एक किस्म की स्टक हुई भी है, लेकिन पिछले दिनों में प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाय डे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही। आपने अगर आज 10 मिलियन का किसी से प्रॉपर्टी बाय की है, तो अगले ही दिन आप उस प्रॉपर्टी को 12 मिलियन पे सेल कर देते हो। भले आपके पास पोजीशन नहीं है, स्टेट एजेंट वगैरह यही कर रहे होते हैं ना, कि 10 मिलियन की आपने ली, टोकन मनी दिया, पोजीशन लिया, आगे आपने क्या कर दिया, उसको दूसरे को किसी और को सेल कर दिया, उसने आगे किसी और को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इस तरीके से नॉर्मली प्रॉपर्टी के अंदर ये कंडीशन आ रही होती है कि जब आप प्रॉपर्टी आपके पास है, सिर्फ आपने सेल कर दी है, और टोकन मनी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, 2 लाख रुपए मिला है, यानी कि ये लेस देन क्या है, 50% है। जो आपने सेल की है उसका जो रिटर्न आपको मिल रहा है अभी वो क्या है, लेस देन 50% है, यानी कि 2% जस्ट आपको मिला है। तो इसको आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्या पता उसने 2 लाख रुपए जो आपको दिए हो वो इस वजह से दिए हो कि उसका इरादा हो कि 3 महीने के अंदर अंदर वो किसी और पार्टी को वो क्या कर देगा, सेल कर देगा, और जब वो किसी और पार्टी को सेल कर देगा तो वहां से पेमेंट लेकर आपको देगा, और 3 महीने के अंदर अगर उसको कोई पार्टी ना मिली तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
आपने तो अपने पास उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया होगा, एज अ सेल रिकॉर्ड कर लिया होगा शुरू में ही, कि आपने जो है वो 10 मिलियन की प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल कर दी। और सिर्फ और सिर्फ मिले आपको कितने, 2 लाख मिले। तो आईएस ये कहता है, या स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि जब तक मोर देन 50% इकोनॉमिक बेनिफिट आपको ना मिल जाए आपकी सेल से, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, या कॉन्ट्रैक्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, या वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। मतलब कि जब आप सेल कर रहे हो तो आपने बायर की पोजीशन देखनी है, कि पोजीशन क्या है बायर, कि वो उसको परचेज कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग क्या है, कि वो आगे उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है, या फिर वो अपनी ऑफिस प्रीमिसेस के लिए यूज करना चाह रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, वो ऑफिस खोलना चाह रहा है, पेमेंट टर्म क्या है, ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आपने रेवेन्यू को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। इसको आप कहते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कि सबसे पहला टर्म्स डिफाइन होनी चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, और दूसरा प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो आपके पास मोर देन 50% हो, तो फिर आप उसको रेवेन्यू कंसीडर करोगे। अगर वो मोर देन 50% नहीं है तो वो आपके लिए रेवेन्यू नहीं होगा, आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट ये था। यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? इसमें नॉर्मली जो एग्जांपल आती है वो प्रॉपर्टी की आती है। पहला पॉइंट क्लियर है? आगे चले, जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा स्टैंडर्ड है, टाइम लग जाएगा, 2 क्लासेस तो खाएगा ये हमारी। 2 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा? 2 लाख का ट्रीटमेंट आप उसको रेवेन्यू बुक नहीं करोगे, वो आप उसको एज अ लाइबिलिटी, क्या बुकिंग होगी वो आगे चल के हम देखेंगे, कि अगर आप टोकन मनी ले रहे हो या इस तरह की आपने शुरू में इनिशियल जो है वो अमाउंट जो ले ली है, उसको आप रिकॉर्ड क्या करोगे, किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, वो आगे चल के नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको स्टैंडर्ड बता रहा है, वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसको आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है। तो मोर देन 50% अगर हो, बेनिफिट आपको मिल रहा हो, तो फिर जो है वो आप उसको रेवेन्यू कंसीडर करोगे, अदरवाइज वो आपके लिए रेवेन्यू नहीं हो। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट ये था, स्टेज 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टेज 2 आ गई आपके पास, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पार्टीज के दरमियान कोई ना कोई परफॉर्मेंस होती है। एक पार्टी सेल कर रही होती है, दूसरी पार्टी पेमेंट कर रही होती है, तो दोनों पार्टीज के दरमियान कोई ना कोई क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है। अब परफॉर्मेंस जो है वो 2 तरह से हो सकती है। एक परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिसके सर्विसेज को आप एक ही काउंट करते हो, और एक परफॉर्मेंस ऐसी होती है जिसके बेनिफिट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मतलब कि अगर आप उसको बाजार में लेने जाओ, आगे एग्जांपल लूंगा मैं, बहुत सारी मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कि आप उसको बाजार में लेने जाओ तो वो दो चीजें आपको अलग अलग भी मिल सकती हैं और एक साथ भी मिल सकती हैं, यानी कि बेनिफिट सेपरेटली भी हो सकता है। और एक परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक साथ ही मिलेगी, एक ही परफॉर्मेंस होगी, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस नहीं होगी। 2 तरह की परफॉर्मेंस होगी, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है। The entity promised to provide that goods or services is separately identifiable from other services in the contract, यानी कि provide separately single performance obligation। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, टीचिंग वन पेपर, जैसे मैं आपको एक पेपर पढ़ा रहा हूँ एफएससीआर का, तो मेरी ऑब्लिगेशन क्या है या मेरी परफॉर्मेंस क्या है, सिर्फ एक ही पेपर पढ़ाना है। या अगर आप कोई हाउस या कोई कंस्ट्रक्शन के लिए आप कोई घर जो है वो बनाते हो, तो एक ही परफॉर्मेंस होती है, घर बनाना है। उसमें सिंगल अलग अलग परफॉर्मेंसेस को या अलग अलग बेनिफिट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, कि भाई मैंने इतने ब्लॉक्स लगा लिए तो मेरी इतनी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई, या मैंने इतना काम कर लिया तो मैंने इतनी परफॉर्मेंस अपनी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। ऐसा नहीं होता। और बेनिफिट सेपरेटली के अंदर क्या होता है कि एक ही
परफॉर्मेंस जो है वो दो तरह से होती है। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपसे ये वादा किया कि मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा भी, एग्जाम्पल नंबर 1 दे दो, और साथ में बुक्स भी प्रोवाइड करो। अब ये जो टीचिंग और बुक्स है, अगर आप मार्केट में जाओ तो बुक्स अलग एक सेपरेट बेनिफिट है, टीचिंग एक अलग एक सेपरेट बेनिफिट है, दोनों की एक अलग अलग कॉस्ट है। जैसे अगर आप जनरेटर और मेंटेनेंस की बात करते हो, मैं किसी को जनरेटर से ही करता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि मैं 2 साल की परफॉर्मेंस भी दूंगा। अब यहाँ पर जो बेनिफिट है मैं उसको दो दे रहा हूँ, कि मैं उसको जनरेटर भी सही कर रहा हूँ और साथ में 2 साल की क्या दे रहा हूँ, मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ। जैसे कि जैज वालों ने मोबाइल निकाले थे और उसने कहा था कि भाई आप हमारे मोबाइल लो, और साथ में वो एक कंडीशन लगा देते हैं कि आपने उस मोबाइल फोन के अंदर हमारी ही सर्विस जो है वो यूज करनी, और वहां पर आपको वो दो सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि आपको मोबाइल भी सही कर रहे हैं और साथ साथ वो अपनी सर्विसेज भी सही कर रहे हैं। जैसे कि ड्रग हो गया और मार्केटिंग हो गई। जैसे एक फॉर्मूला जो है वो मैंने इन्वेंट किया किसी मेडिसिन का, कैंसर की मेडिसिन का एक फॉर्मूला मैंने इन्वेंट किया, मैं एक साइंटिस्ट हूँ सपोज करूँ, और मैंने एक फॉर्मूला क्या किया है, इन्वेंट किया है, और उस फॉर्मूले को जा करके मैंने एबर्ट को सेल कर दिया कि भाई ये कैंसर का फॉर्मूला है, आप चाहो तो, क्योंकि मेरे पास इतनी सलाहियत तो थी नहीं कि मैं प्रोडक्ट बनाकर मार्केट के अंदर सेल कर सकूं, ना मेरे पास इतना पैसा था, तो मैंने एबर्ट कंपनी को जाकर अपना फॉर्मूला क्या कर दिया, सेल कर दिया। साथ में मैंने उसको ये भी बताया कि मुझे ये पता है कि इस प्रोडक्ट को आप सेल किस तरीके से करोगे, तो आप मुझे एक काम करो कि ड्रग आप बनाओ मेरे फॉर्मूले से, और मैं आपकी मार्केटिंग के तरीके भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपने सेल करना, आप मुझे हायर भी कर लो, मेरी सर्विसेज भी ले लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि साथ में आप अपना फॉर्मूला भी दे रहे हो और साथ में मार्केटिंग सर्विसेज भी दे रहे हो। जैसे कि गाड़ी में सेल कर रहा हूँ, और गाड़ी के साथ साथ मैंने कहा कि 2 साल की वारंटी भी मैं आपको दूंगा, कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस का कोई काम हो, ऑयल वगैरह लुब्रिकेंट वगैरह जो भी हो, वो आप हमारे साथ पास आकर हमारे शोरूम से चेंज करवा लेना। तो कार और वारंटी हो गई। या कि गुड्स आप सेल कर रहे हो, साथ में वेयर हाउस का भी ऑप्शन दे रहे हो कि भाई हमारा वेयर हाउस है, आप यहाँ पे भी अपना स्टॉक जो है वो इन गुड्स को रख सकते हो। तो बेनिफिट सेपरेटली भी काउंट हो सकते हैं, मतलब कि आप सेल कर रहे हो इस तरह की कि उनके दो बेनिफिट्स हो, या तीन भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, चार भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर सेल इस तरह की होती है कि वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन काउंट होती है। अगर मैं दो परफॉर्मेंस दे रहा हूं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तब जाके कंप्लीट होगा जब मैं दोनों परफॉर्मेंसेस पूरी की पूरी दे दूं। मैंने वादा किया है टीचिंग का भी, और मैं साथ में आपको बुक भी प्रोवाइड करूंगा। तो बुक्स और टीचिंग जब तक मैं दोनों चीजें आपको डिलीवर ना कर दूं, तब तक मैं उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। या जनरेटर और मेंटेनेंस की जब मैंने बात की है, जनरेटर मैंने आपको दे दिया और साथ में मैं आपको मेंटेनेंस 2 साल की दे रहा हूं, तो वो दोनों एक अलग अलग सर्विसेज है, उन दोनों को मैं सेपरेटली अपने पास रिकॉर्ड करूँ। ये नहीं कि लेट सपोज अगर लमसम मेरी बात हुई है कि जनरेटर सपोज करो मार्केट के अंदर जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ 100 रुपीज का, और मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ 20 रुपीज की। टोटल लमसम मैंने बात की कि भाई आप 120 रुपए से मुझसे ले लो, जनरेटर भी और मेंटेनेंस भी। तो मैं अपने पास ये एंट्री नहीं बना सकता कि कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 120 मिली, बल्कि मैं अलग अलग एंट्री बनाऊंगा, कैश डेबिट, जनरेटर की सेल अलग रिकॉर्ड करूंगा 100 से, और मेंटेनेंस की या सर्विस की अलग रिकॉर्ड करूंगा कितने से, 20। तो बताने का मकसद ये था कि जब आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिनके मोर देन वन बेनिफिट हो, तो उन बेनिफिट्स को आपने सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। और अगर सिंगल कोई ऑब्लिगेशन है तो आप उसको सिंगल ही रिकॉर्ड करोगे। ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं बेटा, ग्रुप अकाउंट्स का नहीं। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? पहला पॉइंट क्या था कि आपने
आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है भी कि नहीं है। दूसरा क्या है कि भाई आपने आइडेंटिफाई करना है परफॉर्मेंसेस को, कि आपकी परफॉर्मेंसेस कितनी है, एक परफॉर्मेंस है या दो परफॉर्मेंस है, तीन परफॉर्मेंस है, कितनी परफॉर्मेंस। फिर उसके हिसाब से आप उसका क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये नोट्स मैं आप लोगों को वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास लिख लेना, मैंने ज्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। अब आ जाओ स्टेज 3, ट्रांजेक्शन प्राइस देखना कि ट्रांजेक्शन की प्राइस क्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन की एक फिक्स प्राइस होती है, तो मैं आपको प्रोडक्ट जो है वो $100 की क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो वो क्या है, एक फिक्स प्राइस है। वो तो आपने तय कर लिया, फिक्स प्राइस है, तो आपने उसी प्राइस से क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद आ जाती है वेरिएबल कंसिडरेशन या वेरिएबल प्राइस। आपने कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का किया, एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का किया कि जिसके अंदर प्राइस का कुछ पोर्शन जो है वो आपको कंफर्म नहीं है। जैसे लेट सपोज मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, या मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात की, या मेरी अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, सपोज कर लो मेरी अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ एक घर की। तो उसने मुझसे ये कहा कि आप जो है घर कितने में कंस्ट्रक्शन करके देंगे। तो मैंने कहा कि मैं आपको घर जो है वो 10 मिलियन के अंदर कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा। उसने बोला कितने अरसे में करके देंगे। मैंने कहा कि मैं आपको 3 मंथ्स के अंदर कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा। ठीक है, अच्छा उसने बोला चलो ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप मुझे 3 महीने से पहले, 2 मंथ्स के अंदर अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करके दे देते हो, तो मैं आपको 10 मिलियन की जगह 11 मिलियन पे करूंगा। और अगर आप मुझे 3 मंथ्स के बाद कंस्ट्रक्ट करके देते हो, यानी कि 4 मंथ्स में कंस्ट्रक्ट करके देते हो, तो मैं आपको 10 मिलियन नहीं पे करूंगा, मैं आपको 9 मिलियन पे करूंगा। वैसे नॉर्मल प्राइस क्या थी, जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उससे कहा कि मैं 10 मिलियन में आपका घर कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा। तो उसने मुझे कहा कि आप एक काम करो, 3 महीने की जगह मुझे 2 महीने में कंस्ट्रक्ट करके दे दो, मैं आपको 11 मिलियन पे कर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे 3 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने में अगर पे कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हो, तो फिर मैं आपको 10 मिलियन नहीं पे करूंगा, मैं आपको 9 मिलियन पे करूंगा। तो यहाँ पर जो अब मेरा रेवेन्यू है ना वो वेरिएबल है, वो एक फिक्स नहीं रहा। मेरा जो रेवेन्यू है वो 11 मिलियन भी हो सकता है, मेरा रेवेन्यू जो है वो 9 मिलियन पर भी जा सकता है, मेरा रेवेन्यू जो है वो 10 मिलियन भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर देखो, अगर प्राइस फिक्स होती ना उसमें तो कोई मसला नहीं, जो फिक्स प्राइस है आपने उसी से रिकॉर्ड कर। लेकिन अगर आपकी जो कंसिडरेशन वेरिएबल है, आपको नहीं पता, देखो अगर मैं 11 मिलियन पे जा रहा हूं तो मुझे एक इंसेंटिव मिल रहा है, और अगर मैं 9 मिलियन पे जा रहा हूं तो पेनल्टी हो रही है। ऐसी सिचुएशन में आपने अपना रेवेन्यू कितने से बुक करना है, स्टैंडर्ड आपको ये बताता है, कैन ओनली बी बुक टू द एक्सटेंट वेयर रिवर्सल इज पॉसिबल। मतलब कि आप अपना रेवेन्यू, देखो अगर तो 10 मिलियन से बुक करते हो तो यहां पर आपको मसला ये आ रहा है कि 1 मिलियन की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आप 11 मिलियन से बुक 10 मिलियन से बुक करते हो तो यहाँ पर आपको एक मसला ये भी आ रहा है कि 1 मिलियन का इंसेंटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी 1 मिलियन की ऐसी कॉस्ट है जो कि वेरिएबल है।
हमें कंफर्म नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आईएएस या स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आपने अपना रेवेन्यू जो बुक करना है वो 9 मिलियन से बुक करना है। 9 मिलियन से बुक करेंगे। अगर तो आपने विद इन 2 मंथ्स काम कर लिया, ठीक है, तो आप अपना इंसेंटिव रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और अगर आपने, देखो, यहां तक 9 मिलियन तक तो रिवर्सल है नहीं ना पॉसिबल। आपको कंफर्म है कि आपने कुछ भी हो जाए 4 महीने में तो घर बना ही दोगे, तो यहां तक तो रिवर्सल पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर आप 10 मिलियन से कर लेते हो तो वहां पर आपको खदशा ये है कि आपकी कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है वो 3 महीने से 4 महीने में भी जा सकता है, आपको मॉर्टेलिटी भी हिट हो सकती है। तो ऐसा जो अनकंफर्म रेवेन्यू है उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कैन ओनली बी बुक टू द एक्सटेंट वेयर रिवर्सल इज इम्पॉसिबल। ठीक है, जहां पर आपका रिवर्सल इम्पॉसिबल है वहां तक आपने अपने रेवेन्यू को बुक करना है। अगर उससे आगे बुक करोगे वो आपके लिए गलत हो जाए। ये आपके आती है वेरिएबल कंसिडरेशन। नॉर्मली हमारे पास जो आ रही होती है, ये आ रही होती है पेनल्टी के अंदर या इंसेंटिव के अंदर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके बाद आ जाओ प्राइस के हवाले से। ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो फिक्स भी हो सकती है, उसका क्या ट्रीटमेंट है वो तो फिक्स है, वो आपने रिकॉर्ड कर लेना है। वेरिएबल का ट्रीटमेंट अभी मैंने आपको बताया कि जहां तक रिवर्सल इम्पॉसिबल है वहां तक रिकॉर्डिंग होगी, उससे आगे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। थर्ड पे है सेल और रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सॉरी, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में आपने एक प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की। अब वो प्रोडक्ट आपकी ऐसी है कि कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। ज्यादातर ऐसा होता है मेडिसिन कंपनीज के अंदर कि मेडिसिन वाले जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई नई मेडिसिन लेकर आते हैं ना, तो वो मेडिकल स्टोर पे जाकर रखवा देते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट रख लो, बिकने पर आप हमें दे देना। एक मिनट बेटा, अजान हो रही है, अजान के बाद हम स्टार्ट करें। 1 मिनट का वेट है। अच्छा जी, तो हमारी बात हो रही थी वेरिएबल कंसिडरेशन में। वेरिएबल कंसिडरेशन में आपने कहाँ तक रेवेन्यू को बुक करना है, जहां तक रिवर्सल आपका क्या हो, इम्पॉसिबल हो। फिर उसके बाद आ जाता है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। कभी कभार आप ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो जिसकी आपको पता है कि आप मार्केट में रखवा रहे हो प्रोडक्ट को, और आपने उसको ये कहा कि भाई आप एक काम करो, इसको बेच कर मुझे पैसे दे देना, जब तक नहीं बिकती आप अपने पास रखो। अब ये क्या हो गई, सेल सेल ऑन रिटर्न बेसिस हो गई। ये प्रोडक्ट तो आपकी सेल हो गई है, लेकिन डिपेंड कर रहा है बिकने या ना बिकने पे। अगर तो बिक गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अगर नहीं बिकी तो आपको वापस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है यू कैन बुक सेल्स ऑन रिटर्न वेयर सेल इज कंफर्म। जब आपको सेल कंफर्म हो जाए तब आप क्या करोगे, सेल को रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, अब सेल कंफर्म कब होगी? लेट सपोज आपने ऐसी कंपनी के पास अपनी प्रोडक्ट को रख दिया जहाँ पे आपको कंफर्म है कि आपका माल बिकना ही बिकना है। जैसे मैंने अपनी प्रोडक्ट इम्तियाज में जाके रख दी, अपनी प्रोडक्ट को इम्तियाज के काउंटर पे रख दिया या हाइपर स्टार के काउंटर पे रख दिया। अब मुझे वहां पे कंफर्म है कि यार यहाँ से कभी भी मेरी सेल रिटर्न नहीं हुई। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, सेल मेरी क्या हो जाती है, हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी सेल क्या कर लोगे, बुक कर लोगे। ठीक है, तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसी सेल कर रहे हो जिसमें कंडीशन रिटर्न की है कि भैया माल बिक जाए तो पैसे दे देना, माल ना बिके तो चीज हमारी हमें वापस कर देना, तो ये कहलाती है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ऐसी सिचुएशन में जब आपने माल दुकान पे रखवा दिया, शॉप पे रखवा दिया, तो उसको सेल को रिकॉग्नाइज आप नहीं कर सकते, याद रखिएगा। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन में कि आप किसी अच्छी कंपनी के पास, वेल नोन कंपनी के पास अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या रखवा रहे हो, आपको आपको कंफर्म है कि यहाँ से आपका माल कभी भी वापस नहीं आता, वहां पर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अपनी सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अदरवाइज आपने सेल को, जब तक वो
आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाता तब तक आप उसको अपने पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल करो, मैं एग्जांपल लो, मैंने मेडिसिन ली, 1 लाख रुपए की मेरी मेडिसिन है, मैंने फार्मूला बनाया और मेडिसिन कंपनी से फैक्ट्री के अंदर से मेडिसिन बनवा कर एक मेडिकल स्टोर पे रखवा दिया, और उसको मैंने ये कहा कि जब आपके पास मेरी प्रोडक्ट सेल हो जाए ना तब आप मुझे पैसे दे देना। 3 मंथ्स का आपके पास टाइम पीरियड है, 3 महीने बाद या तो आप मुझे मेरे पैसे दे देना जो आपके पास बिक जाए, या आप मेरी प्रोडक्ट मुझे वापस कर देना। ठीक है, अभी एक मेडिकल स्टोर है, नॉर्मल है, तो यहाँ पर मैं अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। 3 महीने बाद ही मुझे पता लगेगा कि मेरी कितनी सेल। हाँ, अगर लेट सपोज ये मेडिकल स्टोर जो है वो टाइम मेडिकोज है कराची के अंदर, और उसके काउंटर पे आपने जाकर रख दिया है, या कोसर मेडिकल पे जाकर रख दिया है, या दवाखों पे जाकर आपने रख दिया है, तो ये वेल नोन है, आपको पता है कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रख दिया तो माल बिकना ही बिकना है, लाजमी बिकना है, तो यहाँ पर आप अपनी सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सेल ऑन रिटर्न बेसिस है तो वहां पर नॉर्मली आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक माल आपका बिक नहीं जाता। यहां तक क्लियर हो गई बात? आगे चलिए, अभी हम प्राइस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। पहला पॉइंट था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पॉइंट था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने 3 बातें लिखवाई कि टर्म्स डिफाइन होनी चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो होने चाहिए, यानी कि 50% और मोर देन जो है वो आपको उससे बेनिफिट हो रहा हो तो आप सेल को रिकॉग्नाइज करोगे। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस मैंने बताया कि 2 तरह की होती है, कि अगर आपके बेनिफिट सेपरेटली हैं तो उनको सेपरेटली रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज करोगे, अगर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो आप उसको सिंगल रिकॉग्नाइज करोगे। फिर उसके बाद स्टेज 3 पर आए हम, ट्रांजेक्शन प्राइस पे। फिक्स प्राइस है, कोई मसला नहीं है वो तो, लेकिन अगर वेरिएबल कंसिडरेशन है तो उसका जो वेरिएबल पार्ट है आपने उसको एज अ सेल रिकॉग्नाइज नहीं करना। फिर उसके बाद सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे मैंने बताया कि उसको भी आप सेल रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई वेल नोन कंपनी है तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद आ रहा है 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट है सिग्निफिकेंट ऑफ फाइनेंसिंग कंपोनेंट। यहाँ पे आपके पास 2 सिनेरियो आते हैं। देखो, जब भी आप सेल करते हो ना तो 2 सिनेरियो होते हैं। आपके पास डिफरेंस होता है आपकी सर्विसेज का और आपकी पेमेंट का, इसके दरमियान एक टाइम डिफरेंस आ रहा होगा। लेट सपोज आपने शुरू में ही पेमेंट ले ली, या लेट सपोज आपने सर्विसेज देने के बाद पेमेंट ली। 2 तरह से आपको पेमेंट जो है वो रिसीव हो रही होती है, यानी कि सर्विसेज और पेमेंट के अंदर एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किसका होता है? टाइम का डिफरेंस होता है। इसमें 2 केसेस आते हैं आपके पास, या तो आप एडवांस में पेमेंट ले लेते हो, या फिर आप अपनी पूरी सर्विसेज परफॉर्म करने के बाद फिर पेमेंट लेते हो। जैसे आप इसकी एग्जांपल लो, मैंने एफएससीआर का नया बैच स्टार्ट किया और एएमए का भी नया बैच स्टार्ट किया 19 तारीख से या 20 तारीख से। मैंने बोला कि यार एक काम करो, शुरू में ही मुझे पेमेंट कर दो। सपोज करो, एग्जांपल मिसाल के तौर पे, शुरू में ही आप क्या कर दो, मुझे पेमेंट कर दो। एक सिनेरियो ये है कि फिर मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा, या फिर मैं ये कहूँ कि भाई 2 महीने का बैच है, पूरा पढ़ने के बाद फिर आप मुझे पेमेंट कर दो। तो 2 सिनेरियोज आ रहे हैं, यहाँ पर मेरी सर्विस और जो मेरी पेमेंट है इसके दरमियान एक टाइम डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या कहता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के अंदर, कि अभी 1 मिनट रह गया है, क्लास हमारी एंड हो जाएगी, तो 10 मिनट में आप मैं दोबारा से लिंक क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको ये पूरा स्टैंडर्ड समझ में आएगा। ये याद रखिएगा, अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपको मिस हो गया ना, आपको स्टैंडर्ड समझ में नहीं आया, तो 10 मिनट में दोबारा से लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे ट्रांजेक्शन प्राइस के ऊपर, कि ट्रांजेक्शन प्राइस फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और फिर उसके बाद हमने बात की है वेरिएबल के अंदर, और फिर सेल और रिटर्न बेसिस भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्राइस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमारी प्राइस किस तरह की हो सकती है, वो है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। मतलब मटेरियल डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड सर्विस
एंड द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, आपके दरमियान जो आपकी सर्विसेज जो आप दे रहे होते हो और जो पेमेंट का जो आपका टाइम होता है उसके दरमियान हमेशा डिफरेंस रहता है। या तो आप जो है वो क्या करते हो, आप सर्विसेज बाद में देते हो, पेमेंट पहले ले लेते हो, या फिर ऐसा होता है कि आप सर्विसेज दे देते हो और पेमेंट बाद में लेते हो। ठीक है, तो दो केसेस आते हैं। इसमें टाइम फैक्टर अगर आपके पास इस तरह का हो जाए कि जब रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करने लगो और उसमें टाइम फैक्टर आ जाए, जैसे पहली कंडीशन हम लेते हैं, दो केसेस मैंने आपको बताया ना, कि पहला केस है कि अगर केस नंबर वन है कि वी प्रोवाइड सर्विस नाउ एंड टेकिंग पेमेंट आफ्टर 2 ईयर, यानी कि अगर हम अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड अभी करेंगे और पेमेंट जो है वो 2 साल बाद लेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे लेट सपोज हमने पेमेंट की बात की उससे कि हम आपसे जो पेमेंट लेंगे वो 10,000 रुपये लेंगे और 2 साल बाद लेंगे। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स हम आपको 2 साल तक सर्विस देते रहेंगे और 2 साल बाद जो है हम आपसे पेमेंट लेंगे, कितनी लेंगे, 10,000। अब ऐसी सिचुएशन में आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो आप पेमेंट ले रहे हो 2 साल बाद उसकी आप अपनी क्या कर लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखी हुई है कि 2 साल बाद जो हमने पेमेंट लेनी है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि 10,000 का है। हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है, 8,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है, 8,000 है। और 2 साल के अंदर अंदर फिर वो अगर आप उसको अनवाइंडिंग करोगे तो आपकी पेमेंट जो है वो कहाँ तक चली जाती है, 10,000 तक चली जाती है। यानी कि 8,000 से सपोज कर लो कि पहले साल 8,000 से आपकी पेमेंट जाएगी 9,000 पे। 1,000 का आपका क्या आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट बुक हो। और फिर उसके बाद 9,000 से आपकी पेमेंट कहाँ जाएगी, 10,000 पे। यहाँ पर भी आप 1,000 का क्या करोगे, इंटरेस्ट बुक करोगे। क्योंकि आप देखो, आपने यहाँ पर सर्विसेज दे दी है और पेमेंट आप उससे बाद में लो। तो वो जो 10,000 है, आईएएस आपको ये कहता है कि आप उसकी शुरू में ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे और जो आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे वो आप अपने प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से रिकॉग्नाइज करोगे। और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है, वो जो अमाउंट आपकी 10,000 तक पहुंच रही है, वो अमाउंट जो है बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, डेट इज योर इंटरेस्ट, उसको आप इंटरेस्ट के नाम से रिकॉर्ड करोगे। मतलब अब आप देखो एंट्री क्या बनाओ। देखो, आपने कस्टमर को ये बोला हुआ है कि आप उससे 10,000 रुपये लोगे 2 साल बाद, लेकिन जो आप अपने पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये करोगे वो ये करोगे कि पहले साल आप अपनी सेल बुक करोगे, रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सपोज कर लो प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाली 8,000, तो मैंने 8,000 से क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। सर्विसेज मैंने उसको अभी 0 ईयर पे दे दिए, सर्विसेज मैंने दे दी है उसको, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि पेमेंट मुझे क्या करना, तुम 2 साल बाद कर देना। सपोज करो एक बच्चा आता है मेरे पास पढ़ने के लिए, वो कहता है कि सर मुझे आपसे जो है वो एएमए पढ़ना है। सपोज करो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सर मुझे आपसे क्या पढ़ना है, एएमए पढ़ना है। ठीक है, और एएमए जो आपसे मैंने पढ़ना है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आपको जो पेमेंट मैं करूंगा वो 2 साल बाद करूंगा। ठीक है, अब मैंने उसको कहा कि चलो एक काम करो, तुम मुझे 2 साल बाद पहले पेमेंट कर देना, मुझे तुम दे देना कितने, 10,000। अभी मैं तुम्हें 2 महीने के अंदर ईएमआई क्या कर दे रहा हूँ, पढ़ा दो। उसने बोला चलो ठीक है सर। अब देखो 2 महीने के अंदर उसको मैंने पढ़ा दिया, यानी कि मैंने अपना रेवेन्यू तो जो है वो क्या कर लिया, अर्न कर लिया, भले मुझे पेमेंट नहीं मिली है, लेकिन रेवेन्यू में क्या कर चुका हूँ, अपना अर्न कर चुका हूँ। तो मैं उस 10,000 की क्या करूंगा, पेमेंट पहले क्या निकाल लूंगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालकर अपना मैं रेवेन्यू क्या करूंगा, बुक करूंगा, यानी कि रिसीवेबल डेबिट करूंगा। और जो हमारी सेल होगी या सर्विस इनकम होगी उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। फिर उसके बाद अगले सालों के अंदर, जैसे कि एक साल खत्म हुआ, दिसंबर 31 पे आया, और दिसंबर 31 पे मैं इंटरेस्ट की बुकिंग करूंगा और एंट्री बनाऊंगा अगेंस्ट रिसीवेबल डेबिट 1,000 से, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से, 1,000।
उसके बाद दूसरे साल के एंड में दोबारा से मैं एंट्री बनाऊंगा, रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से, 1,000 से। और जब मुझे पेमेंट मिल जाएगी तो मैं क्या करूंगा, बैंक को डेबिट करूंगा और रिसीवेबल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कितने से, 10,000। मतलब अब यहाँ पर देखो कि आप अपना जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो वो कितने से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, 8,000 से। हालांकि हमें तो अकाउंटिंग क्या कहती थी, अकाउंटिंग ये कहती थी कि आपने सर्विसेज दे दी तो आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, तो जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उतनी से ही आप क्या करो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। मतलब इससे पहले हम जो एंट्री बनाते थे वो एंट्री बनाते थे रिसीवेबल डेबिट, और हम अपनी सेल्स को क्या कर देते थे, क्रेडिट करते थे, टोटल कितने से, 10,000 से। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ये कहता है कि यहाँ पर आप अपने रेवेन्यू के साथ क्या कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो। आप 10,000 रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि पेमेंट आपको क्या मिल रही है, 2 साल बाद मिल रही है। अब उस 10,000 की वैल्यू अभी 10,000 नहीं है, अभी उसकी वैल्यू कितनी है, 8,000। तो आप उसको किससे रिकॉर्ड करोगे, 8,000 से रिकॉर्ड करोगे। बाकी जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट आएगा उसको आप इंटरेस्ट की सूरत में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बेटा जल्दी जल्दी बताओ, पॉइंट क्लियर हो गया, आइए खत्म करना है हमने ये वाला, आज कल हमने इसके क्वेश्चंस करने। मतलब कि रेवेन्यू अगर हमें बाद में मिलेगा, अगर हमने सर्विसेज अपनी दे दी हैं, तो इनिशियली हम उस रेवेन्यू को अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, और जैसे जैसे ईयर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे तो हम उसको इंटरेस्ट इनकम के अंदर शामिल करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा, जल्दी जल्दी बताओ फिर हम आगे चले, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो जी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, मैंने कहा था कि दो केसेस है, एक तो आप पेमेंट बाद में लो, दूसरा ये है कि नहीं पेमेंट आप एडवांस में ले लो। जैसे एक लड़का है और वो मेरे पास जो है वो मेरा अच्छा दोस्त है, सपोज करो एक लड़का है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बस दोस्त है, ठीक है। तो उसके पास पैसे पड़े हुए थे 20,000, उसके पास पैसे पड़े हुए थे कितने, 20,000, और वो आईसीएमए करना चाह रहा था। लेकिन अभी वो करना नहीं चाह रहा था आईसीएमए, उसने बोला कि मैं आईसीएमए जो है ना वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 साल बाद आईसीएमए करूंगा। मैंने बोला एक काम करो, ये 20,000 रुपए जो तुम्हारे पास अभी पड़े हुए हैं ना, तुम भले 2 साल बाद आईसीएमए करना, ये 20,000 रुपए तुम मुझे अभी दे दो, वरना तुम क्या करोगे, तुम खर्च कर लोगे, 2 साल बाद तुम्हारे पास ये 20,000 भी नहीं होंगे। तो ये तुम मुझे अभी दे दो, आईसीएमए तुम 2 साल बाद कर लेना। एग्जाम्पल एक सिनेरियो बना रहा हूं, ठीक है। तो अब ये जो मैं पेमेंट ले रहा हूं उससे 20,000 रुपए साल के या 2 साल शुरू में ले रहा हूँ, सर्विसेज मैंने कब देनी है, 2 साल बाद देनी है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप पेमेंट रिसीव कर लो अभी शुरू में और सर्विसेज आप बाद में दो जाकर, तो आपने यहां पर भी इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अभी प्रेजेंट वैल्यूज किसकी कितनी है, 20,000 है, बाद में उसकी सपोज कर लो कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाती है, 25,000 हो जाती है। तो अभी आप उसको प्रेजेंट वैल्यू से रिकॉर्ड करोगे, और ये जो बीच का डिफरेंस होगा उसमें आप क्या रिकॉर्ड करोगे, उसमें आप इंटरेस्ट अपना बुक करोगे। दोनों केसेस के अंदर पहला केस जो हमने पढ़ा वहां पर हमने सर्विसेज दे दी, पैसे हम बाद में ले रहे हैं, तब भी हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर हम इंटरेस्ट एज अ इनकम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बेसिकली वो जो 20,000 रुपए मैंने उससे लिए हैं, सर्विसेज तो मैंने दी नहीं है, तो वो मेरे लिए लोन तस्वुर किया जाएगा स्टैंडर्ड के हिसाब से। और लोन के ऊपर आपको पता है कि क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। अब ये सिनेरियो यहाँ पर है कि सपोज करो मैंने उससे एडवांस में 8,000 ले लिए, और उसकी जो फ्यूचर वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 10,000 बन रही है। अब शुरू में मैं उसकी एंट्री बनाऊंगा, कैश को डेबिट करूंगा 8,000 से, और लोन को क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 8,000 से।
और फिर उसके बाद सपोज करो कि पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो 1,000 है और दूसरे साल का भी इंटरेस्ट कितना है, 1,000 है, फिक्स इंटरेस्ट लेकर चलते हैं। तो फिर मैं अगले साल जो या ईयर एंड पर जो एंट्री बनाऊंगा वो एंट्री बनाऊंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और लोन को मैं क्या कर दूंगा क्रेडिट कितने से, 1,000 से। फिर उसके बाद दोबारा से मैं एंट्री बनाऊंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, 1,000 से, और लोन को मैं क्या कर दूंगा क्रेडिट कितने से, 1,000 से। और जब टाइम आएगा मैं जब अपनी सर्विसेज दूंगा तो मैं लोन को डेबिट कर दूंगा कितने से, 10,000 से, और अपनी सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 10,000। तो ये दो सिनेरियोज हैं। जब आप पेमेंट अगर एडवांस में ले लेते हो तो फिर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, करते करते उसको फ्यूचर वैल्यू तक लेकर जाकर फिर आप अपनी सेल्स को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। और एक पेमेंट जो है वो आप शुरू में ले लेते हो, सॉरी बाद में लेते हो, तो वहां पर आप इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। जहां तक बात क्लियर हो गई। दो सिनेरियोज थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, तीसरा कोई सिनेरियो नहीं होता है। तो ये हमारे पास था क्या, ट्रांजैक्शन प्राइस का, कि ट्रांजैक्शन प्राइस फिक्स हो तो कोई मसला नहीं है, वेरिएबल कंसिडरेशन हो तो उसमें कब तक आप रिकॉर्ड करोगे, जब तक का रिवर्सल इम्पॉसिबल है वहां तक की रिकॉर्डिंग होगी, बाकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सेल ऑन रिटर्न बेसिस हो तो जब तक आपकी सेल्स रियलाइज आपको ना हो जाए तब तक आप सेल को रिकॉर्ड नहीं करोगे। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के अंदर दो केसेस आते हैं कि आप अगर एडवांस में ले लेते हो या फिर आप एडवांस में सर्विसेज दे देते हो। अगर एडवांस में सर्विसेज दे देते हो तो इनकम रिकॉर्ड होगी, और अगर एडवांस में पैसे ले लेते हो तो फिर वो क्या रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, तीन केसेज हो गए। यहां तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, अब आ जाओ अपने स्टेज नंबर 4 पे। स्टेज नंबर 4 है आपके पास एलोकेशन ऑफ प्राइस या एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। अब आपने क्या करना है, ट्रांजेक्शन की प्राइस को एलोकेट करना है। इसके हवाले से अभी हमारे पास शुरू में भी डिस्कशन हो चुकी है कि जब हमारी सर्विसेज जो है वो दो तरह की होती है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक जिसमें आपको सिंगल बेनिफिट हो रहा होता है और एक जिसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हो रहे हो। तो उसी से रिलेट करता हुआ आपके पास स्टेज नंबर 4 है, दैट इज एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। अब एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब क्या होगा। Total price is allocated to different performances obligation on the basis of standard alone price। मतलब जैसे सपोज करो टीचिंग की बात करते हैं। मैं अगर टीचिंग करता हूं तो मैं 2 साल पढ़ाऊं तो मैं अपनी फीस चार्ज करूंगा $1,000, सपोज कर ले। टीचिंग करता हूं और टाइम का एक सिनेरियो ले लिया 2 इयर्स का, 2 साल तक, और मैं चार्ज करूंगा कितना, 1,000। अच्छा, साथ में अगर आप मुझसे बुक्स भी लोगे तो मैं बुक्स आपको सेल करूंगा $500 की। अगर मुझसे पढ़ते हो तो $1,000, 2 साल तक पढ़ाऊंगा। और अगर मेरी बुक भी परचेज कर लेते हो तो $500 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों चीजें लेते हो मुझसे, अगर आप
दोनों चीजें लेते हो, यानी कि टीचिंग प्लस बुक्स, तो मैं आपको ये पैकेज दूंगा 1200 में। ठीक है। वैसे जो पैकेज बन रहा है वो कितने का बन रहा है, $1500 का बन रहा है, कि जिसमें अगर आप मुझसे दोनों चीजें लेते हो तो वो 1500 में बनती है, $1500 में बनती है। लेकिन अगर आप दोनों चीजें मुझसे ले लेते हो तो मैं आपको ये कितने में दे दूंगा, 1200 में दे दूंगा। कंपनीज होती हैं इस तरह की, आपको ऑफर्स दे रही होती हैं कि भाई अगर आप उससे अभी जनरेटर ले लोगे तो जनरेटर जो है वो $1000 का है। और अगर आप मुझसे 2 साल सर्विसेज भी लेते हो तो सर्विसेज में आपको 2 साल की $500 में दे दूंगा। लेकिन अगर दोनों चीजें आप मुझसे लोगे तो आपको $1200 जो है वो मुझे क्या करने होंगे, पे करने होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया था टोटल प्राइस इज एलोकेटेड टू डिफरेंट परफॉर्मेंसेस ऑब्लिगेशन। अब डिफरेंट परफॉर्मेंसेस है यहाँ पर, टीचिंग अलग है, बुक अलग है, दोनों परफॉर्मेंसेस क्या है, अलग अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस, यानी कि अब जो मैं रेवेन्यू बुक करूंगा, लेट्स सपोज मेरी दोनों चीजें एक साथ सेल होती हैं, अब $1200 का मुझे रेवेन्यू बुक करना है, तो मैं इस $1200 को मैं किस तरीके से रेवेन्यू बुक करूं, 1000 की टीचिंग और 200 की बुक्स बुक करूं, या 500 की बुक्स और 700 की टीचिंग बुक करूं, किस तरीके से बुक करूं, समझ नहीं आ रही ना बात। कि देखो पहले तो वैसे दोनों की प्राइस मिलकर कितनी बनती है, 1500। अब मैं चीज 1500 की नहीं बेच रहा, अब मैं चीज कितने की बेच रहा हूँ, 1200 की बेच रहा हूँ। अब जब मैं 1200 की बेच रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी रेवेन्यू बुकिंग किस तरीके से होगी, आया कि वो रेवेन्यू बुकिंग बुक्स में 500 की कर दूं और टीचिंग में 700 की कर दूं, या मैं टीचिंग को 1000 ही रखूं और बुक्स को कितना कर दूं, 200 कर दूं, तो क्या सुनहरी होगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने यहाँ पर जो रेवेन्यू की बुकिंग करनी है, एलोकेटेड डिफरेंट परफॉर्मेंसेस ऑब्लिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइजेस, आपने दोनों की प्राइजेस की अलग से परसेंटेज निकालकर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर, मतलब कि दोनों की प्राइसेस अगर मैं टोटल कर लेता हूं तो वो कितना बनता है, 1500 बनता है। और अगर मैं परसेंटेजेस निकालूं दोनों की तो 1000 डिवाइडेड बाय कितना, 1500, और 500 डिवाइडेड बाय कितना, 1500। तो दोनों की सेपरेटली मैं क्या करूंगा, स्टैंड अलोन प्राइसेस की परसेंटेजेस निकालूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर टीचिंग की सपोज कर लो कि 66.667% आ गया, और यहाँ पर बुक्स की 33.333% आ गया। तो अब जो इस 1200 में से जो मैं रेवेन्यू बुक करूंगा टीचिंग के लिए, डेट इज 66.667% होगा, और जो 1200 में से जो मैं बुक का रेवेन्यू बुक करूंगा वो 33.33% होगा। तो अगर कभी भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस आप परफॉर्म कर रहे हो जिसमें दोनों सर्विसेज भी आप देते हो, जब उनको सेपरेटली देते हो तो उनकी एक अलग अलग प्राइसेस हैं, लेकिन अगर मिलाकर देते हो तो आपने उसकी एक अलग प्राइस फिट की हुई है। तो जब आप उसकी रेवेन्यू बुकिंग की तरफ जाओगे तो आपने इंडिविजुअल की क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी। परसेंटेज निकालने के बाद फिर उसके हिसाब से आपने अपने रेवेन्यू को क्या करना है, बुक करना है। इट मींस कि अब मेरे 1200 में से 800 जाएंगे टीचिंग के लिए और 400 जाएंगे बुक के लिए। बिल्कुल साथ भाई, आपने बिल्कुल सही बताया। ये वाली बात समझ में आई कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और उसकी सिंगल परफॉर्मेंस भी आप सेल करते हो और उनकी प्राइसेस अलग अलग है, और जब कंबाइन करके आप उसको सेल करते हो तो उसकी प्राइस आपने एक अलग करके रखी हुई है, तो रेवेन्यू बुकिंग किस तरीके से होगी, स्टैंड अलोन जो आपकी प्राइसेस हैं उनकी परसेंटेज निकलेगी, और फिर उसके ऊपर क्या करोगे, आप रेट अप्लाई कर कर आप उनकी अलग प्राइस निकाल कर फिर आप रेवेन्यू बुक करोगे। तो देखो अब यहाँ पर जो डिफरेंस आया है तो दोनों पे इकट्ठा इम्पैक्ट आ गया। आपकी टीचिंग 1000 से 800 की हो गई और आपकी बुक भी कितनी हो गई, 500 से 400 पे हो गई। अब जब आप इसकी एंट्री बनाओगे तो जो बुक की एंट्री बनाओगे वो आप सपोज करो कि आपने
कैश को डेबिट करना है और बुक को आपने क्या कर देना है, बुक सर्विस को क्रेडिट कर देना है पहले साल ही, शुरू में ही। क्यों? कितने से? 500 से। ये बुक तो आप शुरू में ही दे दोगे। लेकिन जो आपकी टीचिंग सर्विसेज है वो आपने 2 साल में देनी है, तो पहले साल ईयर एंड पे सर्विस इनकम आएगी 400 से, और दूसरे साल ईयर एंड पे आपकी सर्विस इनकम आएगी 400। इस तरीके से आपने क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी। मतलब सेपरेटली करने के बाद, क्योंकि अब आपका उसका एग्रीमेंट 2 साल का है, तो ये जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा अगले 2 सालों तक होगा। बुक तो आप शुरू में ही दे दोगे, और यहाँ पर बुक के अंदर तो आपने अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर दी, तो बुक का तो रेवेन्यू आप शुरू में ही बुक कर लोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, बुक जो है वो आपकी 400 से रिकॉर्ड होगी। बुक का रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड होगा? 400 से। और जो आपकी टीचिंग सर्विसेज होंगी उसको आप शुरू में रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, वो आप 2 सालों में डिवाइड करके फिर उस तरीके से आप क्या करोगे, बुकिंग उसकी करोगे स्टैंड अलोन प्राइस। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट इनकम चार्ज करोगे, इसके ऊपर लगेंगे इंटरेस्ट अगर आपने शुरू में यहाँ पे एलोकेशन सिखा, रिकॉर्डिंग नहीं सिखा, तो वो ऐसे मैंने लेकिन अगर शुरू में ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब शुरू में पैसे नहीं लेंगे चार्ज करोगे, बुक पे नहीं करोगे। वो तो आपने इन्वेंट्री दे दी, टाइटल ट्रांसफर हो गया तो बस। जी भाई क्लियर हो गया, आगे चले। जी बिल्कुल भाई दानियाल, यही सवाल अभी फैसल भाई भी पूछ रहे थे, तो उनको क्लियर कर रहा था कि हाँ बिल्कुल। अब जो है बुक की तो आप प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, बुक तो आपने शुरू में ही सेल कर दी, वो तो 400 से रिकॉर्ड हो गया, उसकी बात खत्म हो। लेकिन जो आपकी सर्विस इनकम होगी वो आप अगले 2 सालों में रिकॉग्नाइज करोगे, तो उसके साथ इंटरेस्ट इनकम भी आप अपनी शामिल करो, अगर तो पेमेंट आप एडवांस में ले लेते। तो आगे चल के बुक रेवेन्यू बताऊंगा, क्वेश्चंस भी करूंगा उसको। यहाँ पर स्टेज 4 के अंदर मकसद ये था कि प्राइस को एलोकेट किस तरीके से किया जाए, ये आपको आना चाहिए। स्टेज 3 था उसके अंदर क्या था, प्राइस एलोकेशन थी, प्राइस रिकॉग्निशन थी, कि प्राइस को किस तरीके से रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेजेंट वैल्यू भी निकलेगी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर ये था कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, तो उसकी फिर आपने एलोकेशन किस तरह से करनी। तो लास्ट आपके पास आ जाता है पॉइंट, दैट इज बुक रेवेन्यू। रेवेन्यू की बुकिंग किस तरह से हो। अब रेवेन्यू की बुकिंग के लिए स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पॉइंट इन टाइम, यानी कि आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो, या फिर ओवर अ टाइम, यानी कि आप अपनी इनकम को पूरे टाइम पीरियड पे डिवाइड करके, जैसे अभी ऊपर मैंने टीचिंग सर्विसेज के हवाले से बताया, तो उसको मैंने 2 साल में एलोकेट करके 400 करके क्या किया, रिकॉर्ड। तो अब रेवेन्यू बुकिंग 2 तरह से होगी, या तो पॉइंट इन टाइम शुरू में ही रिकॉर्ड कर लोगे उसी टाइम, या फिर चीजों को क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे ओवर अ टाइम, जितने साल का आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे बेटा बस एंड में जागते रहना, सोना मत। आखिरी पॉइंट है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा और चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये हमने कर लिया ना बेटा, तो सारी के सारे हमारे स्टैंडर्ड जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा, इजीली आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकोगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ रहा है पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम में आपने चीजों को कब रिकॉर्ड करना है, जब कोई ऑब्लिगेशन ना हो फ्यूचर की, जब कंट्रोल क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर हो जाए, तो आप उसी टाइम क्या कर लो, सेल को रिकॉर्ड कर लो। जैसे मेरी आपकी बात हुई कि मैं आपको जो है वो कैमरा जो है वो सेल करूंगा, कैनॉन कंपनी है, वो कैमरा क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो उसने आपको सेल कर दिया, तो अब वो अपनी सेल क्या कर लेगी, बुक कर लेगी, क्योंकि अब कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो सेल को क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी। कंट्रोल इज ट्रांसफर, अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए,
कैमरा दे दिया है ना मैंने, या कंपनी ने, कैनन कंपनी ने क्या कर दिया, कैमरा दे दिया, तो कंट्रोल अब उसके पास से निकलकर आगे क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो अब वो अपने रेवेन्यू को क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी। इसके लिए हिंट क्या है, तीन चीजें आपने देखनी है कि अगर पोजेशन ट्रांसफर हो चुका है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, रेवेन्यू आप बुक करोगे। या लीगल ट्रांसफर भी, अगर लीगल टाइटल भी अगर ट्रांसफर हो गया, भले प्रोडक्ट आपके पास है लेकिन लीगल टाइटल क्या कर चुके हो, आप ट्रांसफर कर चुके हो, तब भी आप क्या कर लोगे, रेवेन्यू की बुकिंग कर लोगे। यानी कि अब चीज जो है वो, सपोज करो मैं प्लॉट जो है वो अपना सेल कर रहा हूँ 10 मिलियन एक पार्टी को, और उस पार्टी ने बोला ठीक है, उसने 10 मिलियन मुझे पे कर दिए, टाइटल मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी भी मैं उस मकान में रह रहा हूँ या उस प्लॉट में रह रहा हूँ, लेकिन मैं अपना रेवेन्यू क्या कर लूंगा, बुक कर लूंगा, क्योंकि लीगल टाइटल जो है वो उस पार्टी के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या है, कि जब प्रोडक्ट सपोज करो उसके नाम पे दे दी, उसके पास चली गई, तो अब रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो सारे मेरे पास से तो खत्म हो गए ना, अब उसके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, अब जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदार कौन होगा, वो खुद होगा। तब भी मैं अपनी रेवेन्यू क्या कर सकता हूँ, बुक कर सकता हूँ। तो तीन कंडीशन है जिस पॉइंट पर आपने अपने रेवेन्यू को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कि पोजेशन जब ट्रांसफर हो जाए, या लीगल टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो जाए, या रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो भी क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास ओवर अ टाइम पीरियड, यानी कि आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपने टाइम पीरियड पे क्या करना है, डिवाइड करके रिकॉर्ड करना है। अब उसमें कुछ सिचुएशंस है, वो सिचुएशंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सिचुएशन वन है, when customer getting benefit simultaneously, when customer getting benefit simultaneously। मतलब इसका, सर्विसेज के हवाले से हम बात करते हैं कि मैंने सोलर एक प्लांट खरीदा, ठीक है, और अपने घर पे लगवा लिया। अब कंपनी ने मुझसे एक एग्रीमेंट किया कि अगर आप हमसे सर्विसेज लेते हैं तो 2 साल की हम आपको सर्विसेज देंगे 50,000। ठीक है। अब उस सर्विसेज के अंदर क्या शामिल होगा, उस सर्विसेज के अंदर क्लीनिंग भी शामिल होगी, या छोटे मोटे जो भी डिफॉल्ट होंगे रिपेयर मेंटेनेंस के, वो भी हम क्या करेंगे, आपको ठीक करके देंगे। अब वो कंपनी अपने पास इस 50,000 को एज अ रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगी, वो ओवर अ टाइम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। 2 साल का एग्रीमेंट है, पहले साल वो देखेगी कि हमने जो है वो सर्विसेज अगर दे दी है 1 साल की, तो उसमें से 50,000 में से 25,000 का वो रेवेन्यू क्या कर देगी, बुक कर, क्योंकि वो 1 साल की सर्विसेज दे चुकी है। जब दूसरा साल भी वो हो जाएगा पूरा, तो उसमें से बाकी जो रिमेनिंग 25,000 होगा, उसकी भी क्या हो जाएगी। तो अगर कुछ इस तरह की सर्विसेज हो जो लॉन्ग पीरियड के लिए आपके पास चल रही हो, या कस्टमर उससे कंटिन्यूसली बेनिफिट ले रहा हो, तो आपने उस पेमेंट को उस टाइम पीरियड के अंदर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और फिर आपने क्या करनी है, बुकिंग करनी है। और फिर हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड सिचुएशन आती है, वो आती है व्हेन सेलर परफॉर्म परफॉर्मेंस creates on asset
on asset which comes under control of customer। जैसे कि इसमें एग्जांपल लो कि आप सेलर कोई एक सेलर की परफॉर्मेंस एसेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, और जब उस एसेट का कंट्रोल जो है वो कस्टमर के पास आ जाएगा तो फिर सेलर जो है वो अपना रेवेन्यू बुक करेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है कि भाई आपको घर बनाकर देना है, ठीक है। अब जब आपको घर बनाकर देना है तो अब जो आपकी परफॉर्मेंस है वो घर बनाने पे यानी कि एसेट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जब आप एसेट को कंप्लीट कर लोगे और कंट्रोल जो है वो आप जब अपने कस्टमर को टेक ओवर कर दोगे तो फिर आप उसका क्या करोगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। उससे पहले आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिख लेना आप। साइमल्टेनियसली में आपके पास एग्जांपल आ जाती है जिम की, रिपेयर मेंटेनेंस की, और यहां पर आपके पास कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो ये भाई आज हम लोगों ने पूरे स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड्स के जो 5 पॉइंट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। पहला पॉइंट जो था दोबारा से देख लो, एक दफा रिवाइज कर लो, 4-5 मिनट रह गए क्लास में तो अच्छे से रिकवर हो जाएगा। पहला पॉइंट था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 कंडीशंस हैं, टर्म डिफाइन होनी चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। प्रोबेबल चांसेस का मतलब क्या है कि भैया 50% जो है वो एटलीस्ट हमें जो है वो इससे बेनिफिट हो रहा हो तो वो हमारी सेल रिकॉग्नाइज होती। स्टेज 2 में गया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस किस तरह की होगी आपकी? परफॉर्मेंस जो है वो ऐसे भी हो सकती है जिसको आप सेपरेटली देख सकते हो या फिर एक सिंगल परफॉर्मेंस या सिंगल ऑब्लिगेशन ले सकते हो। ठीक है, सेपरेटली का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर दो तरह से भी आपको अवेलेबल हो, सेपरेटली भी अवेलेबल हो और उसका एक पूरा बंडल या पैकेज बनाकर भी आपको मिले। और सिंगल यानी कि एक ऐसी कोई परफॉर्मेंस है जिसको आप सेपरेटली काउंट ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे घर बनाना, घर बनाने के अंदर सेपरेटली कैसे काउंट करें? ऐसे कर सकते हो कि भाई छत तक पहुंच जाएंगे या सीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे या 3 कमरे बना लेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, उसको मुश्किल हो जाता है। या तो यहाँ पर इस तरह की परफॉर्मेंसेज आपको देखने की, परफॉर्मेंस आपकी किस तरह की। फिर ट्रांजेक्शन प्राइस अगर फिक्स है तो कोई इशू नहीं है, अगर वेरिएबल है यानी कि उसके अंदर पेनल्टी है, इंसेंटिव क्लॉज अगर है तो हम अपना रेवेन्यू वहां तक रिकॉग्नाइज करेंगे जहां तक रिवर्सल इम्पॉसिबल है। पेनल्टी या इंसेंटिव को हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। फिर सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी इसके अंदर आ जाता है। सेल ऑन रिटर्न बेसिस अगर है तो वो भी हमारा रेवेन्यू जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर सेल नहीं हो जाती। तो उसके बाद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने ये देखा कि भैया 2 केसेस होते हैं कि अगर हम शुरू में पेमेंट ले लें, सर्विसेज हम बाद में दें, या सर्विसेज हम पहले दे दें और पेमेंट हम बाद में लें। तो ऐसी दोनों सिचुएशन में जब आप अगर सर्विसेज पहले दे दो पेमेंट बाद में लोगे, इंटरेस्ट इनकम आपकी साथ में चलेगी। और दूसरा केस क्या था कि अगर आप पेमेंट पहले ले लो सर्विसेज बाद में दो तो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका साथ में चलेगा। और इनिशियली जो अमाउंट रिकॉर्ड होगी वहां पर अगर आपने सर्विसेज दे दी है तो रिसीवेबल डेबिट करके इनकम को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आप सर्विसेज दे चुके हो। इनकम आपकी रिकॉग्नाइज हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, और बाद में आप इंटरेस्ट इनकम को शामिल करते करते रिसीवेबल को बढ़ा दोगे और फिर उसका आपका पेमेंट जब रिसीव होगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और फिर ऊपर केस नंबर 2 में हमने ये देखा कि इनिशियली अगर पेमेंट मिल रही है, सर्विसेज हमने नहीं दी, तो उस पेमेंट को हम लोन तस्वुर करेंगे। वो हमारी इनकम नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, लोन है। और लोन के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, मैचिंग कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट है।
तो फिर हम साथ साथ उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहेंगे, और जब हम अपनी सर्विसेज दे देंगे तो लोन को कन्वर्ट कर देंगे हम अपने रेवेन्यू के अंदर, यानी कि लोन डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे होगी। तो वो जो हमारी सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसको बेस बनाते हुए हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। अगर अगर हम कोई मल्टीपल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं या मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट के जो हमारी परसेंटेजेस होंगी उनको निकालकर फिर उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, सर्विसेज दे दी। और रेवेन्यू बुकिंग के अंदर पॉइंट इन टाइम, यानी कि कब आपने रेवेन्यू बुक करना है, जब आप पोजीशन ट्रांसफर कर चुके हो या लीगल टाइटल ट्रांसफर हो चुका हो या रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका ट्रांसफर हो चुका है, तो रेवेन्यू की बुकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह का है कि आपका कस्टमर आपसे समल्टेनियसली बेनिफिट जो है वो लेता रहेगा, तो उसको आप पूरे टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड करोगे और उसके हिसाब से आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है। या फिर अगर आपकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की है कि वो डिपेंड कर रही है किसी एसिड के ऊपर, तो जब तक वो एसिड आप अपने कस्टमर को डिलीवर नहीं कर देते या कस्टमर के पास उस एसिड का कंट्रोल नहीं आ जाता, तब तक आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ये IFRS 15 था। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे, कुछ MCQs करेंगे। कल की क्लास में हमारा टॉपिक जो है वो ये कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।